हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स पढ़ा था और उसमें ये सीखा था कि मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो CSIR, नेट और गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है और ये हम लोग आज टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं, इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें भी मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करने को आता है। इसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो रेनियम कॉम्प्लेक्स है, जिसका स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक क्लस्टर कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इनऑर्गेनिक क्लस्टर कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे आपको दिखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स, इसमें इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स में जो पहला एग्जाम्पल है, जो वेल नोन एग्जाम्पल है, वो कौन सा है, Re2Cl8 2- आयन। ये रिलेट है। ये कंपाउंड और इसके डेरिवेटिव ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें मेनली मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करने का होता है। तो देखते हैं दोस्तों कि इसको कैसे सिंथेसाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम लोग सिंथेसिस देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सिंथेसाइज करते हैं। कैसे सिंथेसाइज करेंगे कि इसको हम लोग बनाते हैं, इस कंपाउंड को रेनेट आयन ReO4- आयन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनेट आयन। अब रेनेट आयन को अगर मिनरल एसिड फॉर एग्जाम्पल HX से इन प्रेजेंस ऑफ H3PO2 की प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए तो ये बनाता है ReX8 2- बनाता है। ठीक है, जिसमें X की जगह क्या होता है, क्लोराइड है या ब्रोमाइड हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं जो वेल नोन एग्जाम्पल है इसका Re2Cl8 2-, इसमें क्या खास बात है। ये जो कॉम्प्लेक्स है Re2Cl8 2- कॉम्प्लेक्स, देखिए इसमें Re2Cl8 2- जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक खास बात होती है कि रेनियम मेटल्स के बीच में मेटल मेटल क्वाड्रुपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, मेटल मेटल क्वाड्रुपल बॉन्ड। क्वाड्रुपल बॉन्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 मेटल मेटल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो रेनियम कॉम्प्लेक्स जो है, रेनियम क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, इसका हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्क्वायर प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, किस तरह से हम लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं कि दो रेनियम एटम के बीच में 4 मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि इसमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसके साथ क्लोराइड आयन ऐसे जुड़े होंगे, 4 क्लोराइड आयन होंगे, ऐसे होंगे, और 2 क्लोराइड आयन जो हैं वो इसके पीछे होंगे, इस तरह से 2 क्लोराइड आयन इसके पीछे होंगे। ये 2 फ्रंट है और ये रियर 2 क्लोराइड आयन जो डॉटेड लाइन से इसको दिखाया गया है, तो ये रियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि 2 क्लोराइड आयन फ्रंट की तरफ और 2 जो क्लोराइड आयन होंगे वो पीछे की तरफ होंगे, ऐसे। ठीक है, अगर इन क्लोराइड को हम लोग मिला दें ऐसे, तो देखिए ये कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस तरह से। अगर इसको हम लोग लाइन को मिला के देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, ये भी स्ट्रक्चर वेल नोन स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, स्क्वायर प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। और यहाँ रेनियम एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं। अब 4 बॉन्ड जब भी होंगे, यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड। ठीक है, इन 4 बॉन्ड्स में यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा, प्लस 2 पाई बॉन्ड होंगे, और प्लस एक जो है वो डेल्टा बॉन्ड होता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि स्क्वायर प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर जो बनाया है हम लोगों ने, इस स्क्वायर प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर ये कैसा होता है, ये इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन होता है। इसका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, अगर हम फ्रंट साइड से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि एक इसमें अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि एक ये स्क्वायर हो गया और इसके पीछे स्क्वायर होगा, ऐसे। अब वो दोनों स्क्वायर एक दूसरे को
सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज ये कंफर्मेशन कैसा होगा, इक्लिप्स्ड होगा, ECLIPSED, इक्लिप्स्ड। अब इस इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक ये फ्रंट रेनियम एटम है, ठीक है। उस फ्रंट रेनियम एटम से 4 क्लोरीन एटम अटैच्ड ऐसे, ठीक है। 4 क्लोरीन एटम जो है वो अटैच है। अब इसके पीछे का जो रेनियम एटम है उसको हम लोग डॉटेड से दिखा दें, ब्लैक से दिखा दें, ठीक है। ये देखिए रियर रेनियम एटम है, इसमें भी 4 क्लोराइड आयन है, तो 4 क्लोराइड आयन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, दैट इज इसको हम लोग डॉटेड से दिखा दें ऐसे, कुछ इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 क्लोराइड, जो ऊपर वाला क्लोराइड है वो नीचे वाले क्लोराइड एटम को सुपर इम्पोज कर रहा है। दैट इज यहाँ पर जो डाइहीड्रल एंगल है 2 क्लोराइड आयंस के बीच में वो कितना है, 0 है। तो ये कितना है, 0 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब आप समझेंगे कि ये डाइहीड्रल एंगल क्या होता है। इसको हम बहुत अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, अगर हमें पता हो H2O2 का स्ट्रक्चर के बारे में। तो H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए पहले H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ओपन बुक बनाएं तो आप देख सकते हैं कि ओपन बुक कैसी होती है, कुछ इस तरह से। ये देखिए ओपन बुक है, ये ओपन बुक हो गई, एक ओपन बुक है। इसमें अगर H2O2 का स्ट्रक्चर हम समझें तो H2O2 का स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई देगा कि एक ऑक्सीजन एटम है और एक हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड है, एक ऐसे है, ये ऑक्सीजन ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला 2 प्लेन्स के बीच का जो एंगल है, दैट इज द एंगल बिटवीन 3 बॉन्ड्स इज कॉल्ड द डाइहीड्रल एंगल, डाइहीड्रल एंगल, ठीक है। तो बात यहाँ पे समझ में आ गई कि यहाँ पे डाइहीड्रल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें डाइहीड्रल एंगल में अगर ये कैसा कंफॉर्मेशन है, इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड कंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड है, ठीक है। एक सिग्मा प्लस 2 पाई प्लस एक डेल्टा बॉन्ड है। अगर मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को अगर हम फ्रंट से ट्विस्ट कर दें थोड़ा, दैट इज अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट कर दें, इक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर दें, दैट इज हम क्या करें, यहाँ पे हम इसको रोटेट कर दें। कितना रोटेट कर दें, इसमें हम इसको कितना रोटेट कर दें, अगर 45 डिग्री रोटेट कर दें, मान लीजिए 45 डिग्री रोटेशन करें, तो 45 डिग्री रोटेशन करने पे ये स्टैगर्ड से इक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड में कन्वर्ट होगा। दैट इज इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ये कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से। ऊपर वाला जो है 2 क्लोराइड आयन है, कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। और इसके जो पीछे वाला है रेनियम एटम, वो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। ये देखिए जब हमने 45 डिग्री इसको रोटेट कर दिया तो ये इक्लिप्स्ड कंफॉर्मेशन से कन्वर्ट होगा किसमें, ये क्या है, स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन में, स्टैगर्ड। अब आप देखिएगा जब भी हम लोग इक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो एक डेल्टा बॉन्ड है, ये सबसे वीक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दैट इज जब इक्लिप्स्ड कंफॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स होंगे। जब इसको इक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बॉन्ड जो डेल्टा बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे 3 बॉन्ड्स होंगे। वो कौन से होंगे, एक सिग्मा होगा प्लस 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो इससे हमें एक बात हमें पता लगी कि जब भी ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें 4 बॉन्ड्स होंगे तो वो इक्लिप्स्ड कंफॉर्मेशन में होगा, अगर उसमें 3 बॉन्ड्स होंगे तो वो स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन में होगा, या अगर स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन में इसका मतलब उसमें 3 बॉन्ड्स होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं इसके बारे में। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इसका स्ट्रक्चर है Re2Cl8 2- का, वो किस तरह से दिखाई देता है, स्क्वायर प्रिज्मेटिक होता है और इसमें मेटल मेटल क्वाड्रुपल बॉन्ड होता है, दैट इज 4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। एक सिग्मा होता है, 2 पाई और एक डेल्टा बॉन्ड होता है। यहाँ पे हम देखें जो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड होती है वो सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है,
उसके बाद फिर पाई होता है। डेल्टा बॉन्ड जो होता है वो सबसे वीक बॉन्ड होता है। ये डेल्टा बॉन्ड इतना वीक होता है कि इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ के ठीक इक्वल होती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, इसकी कि डेल्टा सिग्मा पाई और डेल्टा बॉन्ड किस ऑर्बिटल से बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो पहली बात तो देखिए कि इसकी जो ज्योमेट्री आपको दिख रही है यहाँ पे एक रीनियम एटम के अराउंड कैसी दिख रही है, स्क्वायर पिरामिडल दिख रही है। एक रीनियम एटम के अराउंड जो आपको ज्योमेट्री दिख रही है वो कैसी दिख रही है, स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन एक्चुअल ज्योमेट्री जो होती है वो इसकी स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की इंटरमीडिएट होती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इज बिटवीन, ठीक है, बिटवीन स्क्वायर प्लेनर एंड स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर एंड स्क्वायर पिरामिडल। तो इस बात को आप समझिए। यहाँ पे जो ज्योमेट्री इसकी दिख रही है हर रीनियम एटम की वो कैसी है, स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल के बीच की है। दैट इज ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, ऑलमोस्ट जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट स्क्वायर प्लेनर होती है। अब ऑलमोस्ट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है तो हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वही हाइब्रिडाइजेशन फिर होगा जो कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में होता है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आपको पता होगा। कोई भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब एडॉप्ट होती है, जब वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, DSP2 हो, या हाइब्रिडेशन क्या हो, sp2d हो। तो उस केस में ज्योमेट्री आपकी कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑलमोस्ट स्क्वायर प्लेनर है, इसलिए यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, DSP2 या sp2d हाइब्रिडेशन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें कैसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब आप देखिए कि पहला जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, Re2Cl8 2 - आयन लिखा। अब इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं मेटल की। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम क्या करें, 2x मान ले, दो रीनियम एटम, प्लस -1 क्योंकि क्लोराइड आयन -1 होता है, इंटू 8 दिस इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x -8 दिस इज इक्वल टू -2, दैट इज 2x दिस इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +6 होगा, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, +3 आएगी। दैट इज रीनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +3। तो यहाँ पे देखिए जो रीनियम एटम होता है, तो रीनियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये मैंगनीज फैमिली में आता है। और मैंगनीज फैमिली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो उसमें d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन और s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो रीनियम एटम जो होता है न्यूट्रल, उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5d5 एंड 6s2 होता है, ठीक है। अब इसमें रीनियम +3 स्टेट में अगर होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 5d4 होगा। दैट इज d ऑर्बिटल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 रीनियम एटम है, तो ऐसे 2 रीनियम एटम को हम ऐसे बना लेंगे। देखिएगा एक रीनियम एटम ये है +3 स्टेट में, और दूसरा रीनियम एटम है जो +3 स्टेट में, ठीक है। इसमें क्या है, d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज यहाँ पे हम d ऑर्बिटल ड्रॉ करें और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी d ऑर्बिटल बनाया, इसमें हमने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, दैट इज 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक s ऑर्बिटल होगी जो कि एम्प्टी होगी, और एक p ऑर्बिटल भी होगी जो कि एम्प्टी होगी, ठीक, एम्प्टी होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DSP2। अब DSP2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी हो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में,
जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपको याद होगा कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में जो d ऑर्बिटल होती है वो कौन सी वाली होती है। कभी भी हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर बनाएं, जैसे कि अगर मेटल है उसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर बनाते हैं, मान लीजिए एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें जो आप हाइब्रिडाइजेशन तो बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, DsP2 होगा, लेकिन जो d ऑर्बिटल होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि जो लिगैंड है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में वो x और y एक्सिस के अलॉन्ग ही होते हैं, तो इसमें जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी वो वही d ऑर्बिटल होगी जिसमें x और y एक्सिस ज्यादा होगी। दैट इज यहाँ पे जो d ऑर्बिटल होती है वो कौन सी होगी, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो कौन सी होगी, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो इस केस में ये जो तीन ऑर्बिटल है DsP2, ये तीन ऑर्बिटल, तो यहाँ पे जो ये तीन ऑर्बिटल हैं आप देख सकते हैं, ये थ्री ऑर्बिटल जो है वो यूज हुए किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, दैट इज ये जो ऑर्बिटल है DsP2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2, ठीक है। और ये डी ऑर्बिटल यहाँ से रिमूव हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगी, ये कौन सी होगी, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गई हाइब्रिडाइजेशन में। अब ये मेटल मेटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हुई वो कौन सी है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व हो गई, और एक s हुई और दो p ऑर्बिटल हुई। वो p ऑर्बिटल कौन सी होगी, एक px ऑर्बिटल होगी और एक py। एक pz जो ऑर्बिटल होगी वो अनहाइब्रिडाइज होगी, वो इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, दूसरा जो मीडियम एटम है वहां पे भी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी हाइब्रिडेशन में, और एक s है, और यहाँ पे px, एक py और एक pz ऑर्बिटल होगी, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन ऑर्बिटल्स में जब हमने कहा कि जब ये ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व हो गई हाइब्रिडाइजेशन, अब ये जो ऑर्बिटल है, फोर ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है। इसमें क्या होगा कि जो क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन अपने दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा इनकी वैकेंट ऑर्बिटल में, दैट इज एक इसमें एक क्लोराइड आयन आएगा ऐसे, वो इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में, एक क्लोराइड आयन ऐसे आएगा, वो इस वैकेंट ऑर्बिटल में, एक क्लोराइड आयन ऐसे आएगा, और इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जितने भी क्लोराइड आयन है वो कितने बॉन्ड बना रहे हैं, फोर क्लोराइड आयन एक ग्रीनियम एटम की वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। तो दैट इज जितने भी क्लोराइड और रेडियम बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, ठीक है। ये कैसे कैसे बॉन्ड होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी दूसरे रेडियम एटम जो है वो क्लोराइड आयन आएगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर दिया, सिमिलरली एक और आया वो इसमें डोनेट कर दिया, ये आया इसमें डोनेट कर दिया, ये क्लोराइड आयन आया इसमें डोनेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक मेटल की pz ऑर्बिटल एम्प्टी है, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर ऑर्बिटल बच गई, कौन कौन सी बच गई, एक जो है ऑर्बिटल आपकी dz स्क्वायर ऑर्बिटल है, इसकी dz स्क्वायर ऑर्बिटल और दूसरे रेडियम एटम की dz स्क्वायर ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में ओवरलैप करती हैं और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी। हमेशा याद रखिए कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है, dz स्क्वायर ऑर्बिटल के ओवरलैप से होता है, क्योंकि इसमें हेड टू हेड ओवरलैप होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर एक्सिस भी कौन सी होती है, आपकी z एक्सिस होती है, इसीलिए dz स्क्वायर ऑर्बिटल हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। अब हमने यहाँ पे देखा कि जहां पे दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड कैसे बन रहे होंगे, वो दो ऐसे डी ऑर्बिटल से बन रहे होंगे जिनकी सिमेट्री सेम होगी। तो आप देखिए कि कौन सी ऐसी दो ऑर्बिटल यहाँ पे रिमेनिंग हो गए, एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो गई, ये तो मेटल मेटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो दूसरी कौन सी ऑर्बिटल होगी जो उनकी दोनों की सिमेट्री सेम हो, तो दो ऑर्बिटल बचती है, एक कौन सी dxz और dyz। तो dxz dyz इसमें z कैरेक्टर है, सिमिलरली इसकी भी dxz और dyz ऑर्बिटल जो होगी वो आपस में ओवरलैप करके दो पाई बॉन्ड बन लेता है, एक ये पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड। तो आप फिर से समझ लीजिए कि dxz और dyz आपस में ओवरलैप करके दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है।
तो एक ऑर्बिटल यहाँ पे और बच गई। वो कौन सी ऑर्बिटल बच गई? एक यहाँ पे ये वाली जो ऑर्बिटल है वो कौन सी होगी? जो बच गई वही होगी। तो कौन सी है? dxy ऑर्बिटल यहाँ पे बच गई। ये dx स्क्वायर ऑर्बिटल है, dxy है। सिमिलरली ये वाली जो ऑर्बिटल है वो भी dxy है। तो ये दो dxy ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो इसका स्ट्रक्चर है रेनियम हैलाइड का, क्लोराइड का, वो कैसा होता है? वो स्क्वायर प्रिज्मेटिक होता है। अब इस स्क्वायर प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में रेनियम 4 बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज क्वाड्रुपल बॉन्ड होते हैं। और सिग्मा, एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, फिर पाई होता है, फिर डेल्टा होता है। डेल्टा बॉन्ड की स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड के ठीक इक्वल होती है। दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखी कि ईच रीनियम एटम के अराउंड जो ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रही है वो कैसी है? वो स्क्वायर पिरामिडल टाइप की दिखाई देगी। लेकिन एक्चुअल ज्योमेट्री कैसी होती है? नाइदर स्क्वायर पिरामिडल होती है, ना ही स्क्वायर प्लेनर होती है, बल्कि इन दोनों के बीच की होती है। That is, the geometry around each rhenium atom is in between a square pyramidal and square planar, and we can say that almost it is a square planar. तो जब अगर almost square planar है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? आपको हमेशा ही पता है स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है, और जो d ऑर्बिटल होती है वो कौन सी होती है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे समझिए कि हमने यहाँ पे रीनियम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बना दिया कि 2 रीनियम एटम हम लोगों ने दिखाए और dx स्क्वायर माइनस। अब हाइब्रिडेशन में क्या दिखाया गया? dsp2। ये जो ऑर्बिटल है 1 2 3 4 जो ऑर्बिटल है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, s ऑर्बिटल px और py हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गई और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन किया, जिसमें क्लोरीन एटम ने वैकेंट इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। और सारे जो क्लोरीन मेटल बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। ठीक है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे 4 डी ऑर्बिटल बच गई जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। dz स्क्वायर ऑर्बिटल जो है वो दूसरी dz स्क्वायर ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाती है। dxz dyz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाती है। और dxy जो ऑर्बिटल है ये दूसरी dxy ऑर्बिटल से ओवरलैप करके डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो रीनियम कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्वाड्रुपल बॉन्ड होते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है? एक रीनियम एटम की dz स्क्वायर ऑर्बिटल जब दूसरे रीनियम एटम की dz स्क्वायर ऑर्बिटल से ओवरलैप करती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिमिलरली जब पाई बॉन्ड कैसे बनता है? एक रीनियम एटम की dxz दूसरे रीनियम एटम की dxz से ओवरलैप करती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक ये पाई बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड कैसे बनता है? dxz है और एक और पाई बॉन्ड होता है dyz। देखिएगा कि ऐसे dyz ऑर्बिटल बनाए, ये dyz हो गया, dyz ऑर्बिटल है जो दूसरे रीनियम एटम की dyz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगी। dyz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगी तो यहाँ पे भी एक जो बॉन्ड बना देगी। कौन सा बनेगा ये बॉन्ड? इस तरह से एक और ये पाई बॉन्ड बनेगा। 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पे इस तरह से ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एक पाई बॉन्ड कौन बनाता है? dxz और dxz ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाती है। दूसरा पाई बॉन्ड कैसे बनता है? dyz और दूसरे रीनियम एटम की dyz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ पे कैसे ओवरलैपिंग होती है? देखिए, एक लोग प्लस वाला होगा और उसके जो अपोजिट साइड में वो भी प्लस होगा, एक माइनस एक माइनस। तो ओवरलैप करने के लिए एडिटिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए। दैट इज ये वाला लोग भी कैसा होगा? प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा। ये प्लस प्लस साइन माइनस माइनस साइन, तो बॉन्डिंग ओवरलैप होगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये
पाई बॉन्ड, ठीक है। तो देख सकते हैं 2 पाई बॉन्ड है, एक DXY और दूसरा DYZ के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट जो देखिए वो क्या है, डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड कैसे बना है, DXY और DXY के साथ ओवरलैप करके डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेल्टा बॉन्ड हमने लिखा है। अब देखिए इसका हम लोग स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड्स हैं, इसीलिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी बनेगी, 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी। सिमिलरली 4 जो होंगी वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगी। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इसमें सबसे ये जो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा जो होता है यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। एक ही सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए एक सिग्मा बॉन्डिंग है और उसकी उतनी ही हाई एनर्जी की सिग्मा स्टार दैट इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी, ठीक है। दूसरी ऑर्बिटल कौन सी है, 2 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड जो है वो DXZ से, दूसरा पाई बॉन्ड है DYZ से बना, तो 2 पाई बॉन्ड है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इनकी एंटी बॉन्डिंग भी होगी, ये पाई स्टार ऑर्बिटल होगी, ठीक है। सिमिलरली जो डेल्टा बॉन्ड है सबसे वीक है, तो ये डेल्टा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो ये डेल्टा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी। अब आप देखिएगा जो रीनियम एटम होता है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, कितनी होती है, +3 होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो दैट इज इस डी ऑर्बिटल में यहाँ पे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और 4 ऑर्बिटल ही यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। एक ऑर्बिटल यहाँ पे छूट जाती है, वो कौन सी ऑर्बिटल यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रही है, वो कौन सी होगी, जो आपने देखा था कि जो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज ये Tx² -y² ऑर्बिटल होगी, वो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, सिमिलरली 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी एक जो ऑर्बिटल है वो कौन सी है, Dx² -y², ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्मेशन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। अब एक इलेक्ट्रॉन को हमको नीचे से ऊपर फिल करना है, 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, दैट इज 2 2 4 2 6 एंड 8, तो 8 हो गए। अब यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाले, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब कभी भी हमें अगर इसका डेरिवेटिव मिलेगा तो हम इसी बॉन्ड ऑर्डर में, इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुट कर देंगे और हमें आपको जो है वो बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टडी करते हैं अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है वो किसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Re2Cl8 2- आयन का, ठीक है, जिसमें सिग्मा ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई में 4 इलेक्ट्रॉन और डेल्टा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी सारी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है। तो इस केस में अगर इसमें पूछेंगे, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे इस मॉलिक्यूल का, तो इसमें देखिए सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे लिख देंगे सिग्मा 2, पाई में कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और डेल्टा में कितने हैं, डेल्टा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा स्टार में कितने हो गए, डेल्टा स्टार ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन, तो वो तो लिखा नहीं जाता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना हम नीचे से ऊपर इसको फिल कर देंगे। इस तरह से आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखिए सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल के बीच में काफी गैप है। यहाँ पे जो मिनिमम गैप है वो डेल्टा टू डेल्टा स्टार ऑर्बिटल के बीच में गैप है। ये जो गैप है, ये जो गैप है वो विजिबल रीजन की एनर्जी के इक्वल गैप होता है। दैट इज विजिबल रीजन की अगर लाइट इस पे इंसिडेंट करी जाए तो डेल्टा टू डेल्टा स्टार यहाँ पे ट्रांजिशन होता है, इसीलिए ये कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड है Re2Cl8 ये कंपाउंड जो होता है वो ब्लू इन कलर होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर्ड होता है, ठीक है। अब ये ब्लू कलर्ड क्यों होता है,
ब्लू कलर इसीलिए होता है क्योंकि डेल्टा टू डेल्टा स्टार के बीच का जो गैप है वो इतना कम होता है कि यहाँ पे विजिबल लाइट जो है वो डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन को डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन करा देती है। तो इसीलिए ये कैसा है, ब्लू कलर है। ब्लू कलर क्यों है? ड्यू टू डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन, डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन इन विजिबल लाइट, विजिबल रीजन में डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन होता है, इसीलिए ये कंपाउंड ऐसा दिखाई देते हैं, आपको कलर्ड दिखाई देता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली रीनियम Re2Cl8 कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब इसके हम लोग डेरिवेटिव पढ़ेंगे। एक वेल नोन एग्जाम्पल है जो कि इससे सिमिलर ही है, वो कौन सा एग्जाम्पल है? वो आपका एग्जाम्पल है MO2Cl8 एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है MO2Cl8 ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। तो MO2Cl8 जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग स्टडी करें तो क्या कर सकते हैं, ये इसी तरह ये इसका डेरिवेटिव बाई न्यूक्लियर इनऑर्गेनिक क्लस्टर कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। तो मेटल मेटल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा मॉलिक्यूलर डायग्राम होगा वो सेम होगा, बस हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं और हमें मेटल मेटल बॉन्ड मिलेगा। उसमें देखते हैं कि क्या होता है कि इसमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2x कर दें, मॉलिक्यूलर मेटल 2 है, प्लस -1 इंटू 8 कर दें, दिस इज इक्वल टू -4 कर दें। तो क्या हो जाएगा 2x -8 इज इक्वल टू -4, दैट इज 2x, दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा +4। तो x की जो वैल्यू है वो +2 आएगी, दैट इज मॉलिब्डेनम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। अब आपको पता है मॉलिब्डेनम जो होता है इसकी वैल्यू डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज 4d5 एंड 6s1 होता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाएंगे तो d ऑर्बिटल में दैट इज 4d ऑर्बिटल क्या होगा, 4d ऑर्बिटल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो मॉलिब्डेनम एटम यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो एक मॉलिब्डेनम एटम के साथ 4d इलेक्ट्रॉन है, दूसरे मॉलिब्डेनम एटम में भी +2 ऑक्सीडेशन होगी, उसमें भी 4d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन का अगर हम सम कर दें तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन को इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमें फिल करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए एक सिग्मा होता है, फिर पाई, सिग्मा है, फिर पाई है, फिर डेल्टा है, और फिर कौन सी ऑर्बिटल है, फिर डेल्टा स्टार है, फिर पाई स्टार है, ठीक है, फिर सबसे ऊपर सिग्मा स्टार है। इसमें इलेक्ट्रॉन हमें फिल कर देना है। ये जो ऑर्बिटल है नीचे की, ये जो 4 ऑर्बिटल है वो कैसी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो कितने 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। एंटीबॉडी ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर निकाले इस मॉलिक्यूल का तो कितना हो जाएगा, 8 - 0.2 दिस इज इक्वल टू 4 आ गया। दैट इज यहाँ पर भी मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेनम के बीच में क्वाड्रुपल बॉन्ड होगी। अगर ऐसे लिखे तो डबल MOCl। इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो ठीक सिमिलर होगा इस वाले कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा जो आप देख सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, MO2Cl8 मॉलिब्डेनम एटम के बीच में 4 बॉन्ड होंगे। अब यहाँ पे 4 बॉन्ड है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, हमने आप पहले भी देखा था कि जब 4 बॉन्ड होते हैं तो जो कन्फर्मेशन होता है वो कैसा होता है, इक्लिप्स्ड होता है। दैट इज ये मॉलिक्यूल जो है आपका इक्लिप्स्ड होगा, MO2Cl8 जो है वो कैसा होगा, इक्लिप्स्ड होगा, इक्लिप्स्ड होगा। और इक्लिप्स्ड होगा तो इसका जो सिमेट्री होगी, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो Re2Cl8 से रिजेंबल करेगी। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर प्रिज्मेटिक होती है, तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इक्लिप्स्ड होगी और स्क्वायर प्रिज्मेटिक होगी। ठीक है, तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग स्टडी करते हैं जो कि काफी सिमिलर है इसी से। दोस्तों हमारे पास एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो कि Re2Cl8 से रिजेंबल करता है। वो कौन सा है,
वो है OH2 Cl8 2 माइनस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, OH2 Cl8 2 माइनस कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है, तो क्या करें, सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, 2x प्लस -1 इंटू 8 कर देंगे, दिस इज इक्वल टू -2 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x दिस इज इक्वल टू +6 होगा, तो x दिस इज इक्वल टू क्या होगा, +3। दैट इज ऑस्मियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। अब हमें पता है ऑस्मियम जब न्यूट्रल स्टेट में होता है तो इसमें कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता है, ये आयरन फैमिली में आता है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, दैट इज आयरन 3d सीरीज का होता है, तो ये किसका होगा, 4d सीरीज का, दैट इज 4d6 एंड 5s2 कॉन्फिगरेशन। इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गए, अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 4d कितना हो जाएगा, 4d5 हो जाएगा। ठीक है, 4d5 हो जाएगा। तो देखिए एक ऑस्मियम एटम से, तो हमने क्या देखा, एक ऑस्मियम एटम से कितने हैं, d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑस्मियम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट d +3 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का सम कर दें तो कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हमें फिल करना है। तो हम क्या बनाए, एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसे हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये ऊपर वाली जो ऑर्बिटल है ये कैसी होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हमें फिल कर दे, दैट इज एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा, इसके ऊपर डेल्टा स्टार और फिर पाई स्टार फिर सिग्मा स्टार। ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाना है। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए कि एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कम हो जाता है, तो दैट इज यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, दैट इज अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, 3 आएगा। दैट इज यहाँ पे 3 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, तो ऑस्मियम एटम के बीच में 3 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब 3 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे तो इसका क्या मतलब है कि एक यहाँ पे जो बॉन्ड होगा, एक सिग्मा होगा प्लस 2 पाई बॉन्ड होंगे और यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड नहीं होगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो कन्फॉर्मेशन है इसकी ज्योमेट्री बताइए, तो हम लोग पहले भी देखे थे कि Re2Cl8 2 माइनस आयन में अगर हमने इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन से इसको हमने ट्विस्ट करके स्टैगर्ड में कन्वर्ट किया था तो एक जो डेल्टा बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया था, तो उसमें 3 मेटल मेटल बॉन्ड थे। स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में इसमें 3 मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं, जबकि इक्लिप्स्ड में कैसे होते हैं, इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में इसमें कैसे होते हैं, 4 मेटल मेटल बॉन्ड। तो हमें पता है कि ये जिसमें 3 मेटल मेटल बॉन्ड आ रहे हैं इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए। तो हमें ये पता होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 3 मेटल मेटल बॉन्ड है, 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टैगर्ड होगा। तो इसकी ज्योमेट्री हम लोग बनाएंगे तो स्टैगर्ड बनाएंगे। स्टैगर्ड कैसा दिखाई देगा ये, दैट इज एक जो ऑस्मियम एटम है ऐसे, उनके बीच में 3 ऑस्मियम ऑस्मियम बॉन्ड होंगे और ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, एक Cl इधर हो गया, ठीक है, एक Cl इधर हो गया, ठीक, और एक पीछे होगा ऐसे, यहाँ पे एक Cl ऐसे पीछे होगा। तो इसमें तो यहाँ पे एक स्क्वायर पिरामिडल एनवायरनमेंट यहाँ पे बन रहा है, ऐसे हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन होगा, दैट इज यहाँ पे एक क्लोराइड है ऐसे होगा और एक जो है वो इसके पीछे होगा ऐसे, और एक ही ऐसे होगा और एक जो है वो इसके पीछे कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह से इसका कन्फॉर्मेशन, दैट इज अगर हम देखें इसको तो इस कन्फॉर्मेशन में ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये कैसा है, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम फ्रंट से देखें इस कॉम्प्लेक्स को तो हमें कैसा दिखाई देगा,
एक ऑस्मियम एटम है, इसमें 4 क्लोरीन बॉन्ड ऐसे होंगे, ठीक है। और जो पीछे वाला ऑस्मियम एटम होगा, पीछे वाला जो ऑस्मियम एटम होगा उस पे क्लोरीन बॉन्ड ऐसे होंगे, और ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन कैसा होगा, स्टैगर्ड होगा, ठीक है। स्टैगर्ड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मियम ऑस्मियम के बीच में 3 मेटल मेटल बॉन्ड है, और जब भी 3 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे तो उसमें स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो ये समझ में आया होगा और काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।